हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। अर्थात जो वैदिक काल के लोग थे, जो आर्य जाति थी, वो अपनी आजीविका कैसे चलाती थी, उनके साधन क्या क्या थे। इसके पहले के टॉपिक्स में हमने पढ़ लिया है कि उनका राज्य किस प्रकार चलता था, शासन व्यवस्था कैसी थी, या उनका समाज के आधार क्या थे, समाज में वर्ण व्यवस्था की स्थिति क्या थी, या फिर समाज में परिवार उनकी मुख्य इकाई थी, मनोरंजन के क्या साधन थे, उनके खान पान, उनकी वेशभूषा कैसी थी। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उनके आजीविका के साधनों की। जब हम उनके आजीविका के साधनों की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से जो उनके मुख्य साधन थे वो थे आपके कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य। चूँकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, अतः जो उसका प्रमुख आधार था वो क्या था, कृषि और पशुपालन। आज भी हम जब देखते हैं, हम ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन की तुलना करते हैं तो देखते हैं कि जो हमारी जो संस्कृति है गाँव की, वो अभी भी कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर करती है। उद्योग धंधे, वहाँ कुटीर उद्योग धंधे होते हैं। और जब हम शहरों में बात करते हैं तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और व्यापार वाणिज्य के बहुत सारे साधन, ये सब चीज़ें हमें नगरीय सभ्यता के उदाहरण मिलते हैं। चूँकि ऋग्वैदिक काल की हम पहले बात करेंगे तो देखते हैं कि जो आर्य थे वो प्रमुख रूप से क्या थे, पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। इसके बाद कृषि, ये दोनों को यूज़ करते थे। उस युग में खेत किसान की व्यक्तिगत संपत्ति समझे जाते थे, उन्हें राजा की संपत्ति नहीं माना जाता था। राजा खेतों की उपज में से कुछ हिस्सा, अर्थात कुछ हिस्सा कर के रूप में किसको देता था, राजा को देता था। और उसे क्या कहा जाता था, उसे बलि कहा जाता था, जो कुल उपज का 1/6 भाग होता था। इसकी अदायगी किसान अन्न की पैदावार के रूप में करता था। राजा किसानों को उनकी भूमि से बेदखल नहीं कर सकता था। ठीक है। इसके अलावा गांव के चारों ओर चारागाह होते थे। ये गांव की एक सम्मिलित संपत्ति समझी जाती थी, अर्थात इसमें किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं था। और गांव के सभी मवेशी इस चारागाह में चरते थे। जो वैदिक आर्य थे, उनकी जो प्रमुख फसलें थी वो थी आपके धान, अर्थात धान किसको बोलते हैं, धान बोलते हैं आपके चावल को। धान, जौ, गेहूँ, तिल, उड़द, मसूर, चना आदि फसलों क्या करते थे, आदि फसलें वो उगाते थे। इसके अलावा जो खेती करते थे वो किसके माध्यम से की जाती थी, बैलों के माध्यम से, अर्थात बैलों से वो हल खोजते थे। हल लकड़ी का बना होता था और बैलों से खींचा जाता था। विभिन्न ग्रंथों में हमें 6, 8, 12 और 24 बैलों द्वारा हल से जोते जाने का उल्लेख हमें मिलता है। इसके अलावा वो जानवरों का गोबर खाद के लिए प्रयोग में लेते थे। शतपथ ब्राह्मण में खेत जोतने, बोने, फसल काटने और अन्न अलग करने का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। फसल के पकने के बाद उसे हंसिया से काटकर अलग अलग गट्टों में बांधकर खलिहान में लाया जाता था, जहां उसे पीटकर अथवा कुचलकर भूसा और अन्न पृथक पृथक रूप से उसमें कर दिया जाता था। जौ की बुआई जाड़े में और गर्मी में उसको काटा जाता था। धान वर्षा ऋतु में बोया जाता था और जाड़े में काट लिया जाता था। अर्थात हम देखते हैं कि जिस प्रकार हम आज भी कई गाँव में जाते हैं, जो सुदूर छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ भी हमें खेती की ये पद्धति देखने को मिलती है। वैदिक काल में भी जो कृषि थी वो वर्षा पर निर्भर थी। इसके अलावा आर्यों ने कुओं से सिंचाई करना भी सीख लिया था। एक चक्र के द्वारा कुएं से जल खींचा जाता था और नालियों की सहायता से उसे खेतों में पहुंचाया जाता था। नदियों, तालाबों, झीलों तथा वर्षा ऋतु में किसी एक स्थान पर एकत्र हुए जल को खेतों में नहरों के द्वारा पहुंचाया जाता था। तो हम देखते हैं कि वैदिक जो कालीन जो आर्य थे, उन्होंने कृषि तकनीक में काफ़ी उन्नति कर ली थी और इस व्यवसाय को उन्होंने पूर्ण रूप से अच्छी तरह से अपना लिया था। दूसरी हम बात करते हैं, जो आजीविका के प्रमुख साधन था वो था उनका पशुपालन। ये भी उनका प्रमुख व्यवसाय था। ऋग्वेद में पशुधन की वृद्धि के लिए देवताओं से अनेक प्रार्थना की जाती थी। इससे पता चलता है कि वो पशुओं को कितना महत्व देते थे। उस युग में आर्य लोग गाय, बैल, भैंस,
भेड़, बकरी, घोड़ा आदि पशुओं का पालन करते थे। गाय का महत्व अधिक था। गाय का दूध आर्यों के भोजन का मुख्य अंश होता था। ठीक है। इसके अलावा गाय का जो गोबर था वो लीपने पोतने के काम आता था। इसके अलावा उपले बनाने के काम आता था। उपले क्या होते हैं? जिनमें आग में जलाकर ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वो लोग जो गाय के बछड़े होते थे वो बड़े होकर बैल बना के वो खेती में प्रयोग करते थे। दान पुण्य में भी गाय का प्रयोग होता था। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि वो गाय का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में भी करते थे। इसी कारण उत्तर वैदिक काल के अंत गोवध बंद कर दिया गया था, अर्थात गौ को मारा नहीं जाता था। दूध, मांस, खाल की दृष्टि से भेड़, भैंस, बकरी इनको भी पाला जाता था। घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था। उसका सामरिक महत्व भी था। ठीक है। सामरिक अर्थात युद्ध में उसका प्रयोग होता था। इसके अलावा सवारी के लिए, माल ढोने के लिए, रथों के लिए भी घोड़े का प्रयोग किया जाता था। मनोरंजन के साधन के रूप में भी घुड़दौड़ की जाती थी। ऋग्वेद में हमें ऊंट का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है। अथर्ववेद में हमें ऊंट गाड़ी का उल्लेख भी मिलता है। इससे पता चलता है कि वो लोग ऊंट का भी पालन करते थे। इसके अलावा कुत्ता, सूअर, गधा, हिरण आदि पशुओं का पालन का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। पशुओं के रहने के लिए बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते थे और उनकी सुरक्षा भी की जाती थी। तो अब देखते हैं कि कृषि और पशुपालन दोनों ही आर्यों की आजीविका के प्रमुख साधन थे। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, वो है उद्योग धंधे। जो वैदिक आर्य थे वो अनेक तरह के घरेलू व्यवसाय करते थे। आर्य लोग धातु कला में पूर्ण दक्ष थे। ये लोग विभिन्न धातुओं को गलाकर उनको पीट कर विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते थे। ये सोने, चांदी, अयस्क, लोहा, तांबा, टीना, सीसा आदि धातुओं का इनको क्या था? ज्ञान था। इनसे ये आभूषण बनाते थे, बर्तन बनाते थे, कृषि के लिए उपकरण बनाते थे और हथियार बनाने के काम में भी इनका लिया जाता था। इसके अलावा जो बढ़ई का काम था वो लकड़ी का कार्य करता था। लकड़ी के दरवाजे, चारपाइयाँ, तख्त, रथ, बैलगाड़ी, नौकाएं, हल आदि का निर्माण वो लोग करते थे। अब देखते हैं कि वस्त्र बनाने में भी ये लोग काफ़ी उन्नति कर चुके थे। उस युग में लोग सूत कातना और कपड़ा बुनना जानते थे। ऋग्वेद में जुलाहे को वाय कहा गया है। ठीक है। और करगे के लिए तसर शब्द का प्रयोग किया गया है। कताई, बुनाई, कढ़ाई, सिलाई आदि का काम स्त्रियां करती थी। ये लोग बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र बनाते थे। उस युग में ऊन, सन, रेशम आदि से वस्त्र बनाए जाते थे। वस्त्रों के अलावा कंबल, शॉल, बोरे, चटाइयाँ आदि भी बनती थी। इसके अलावा उद्योगों में एक चर्मकार के द्वारा किए जाने वाला उद्योग भी प्रमुख रूप से प्रचलित था। चमड़े का प्रयोग विभिन्न प्रकार से होता था। जैसे बैल के चमड़े से धनुष की प्रत्यंचा बनती थी। रथ के विभिन्न भागों को बांधने के लिए चर्म रज्जू, घोड़ों की लगाम, कोड़े, जूते, थैले आदि भी बनाए जाते थे। इसके अलावा कुम्हार का व्यवसाय भी उन्नत था। कुम्हार क्या करता है? जो मिट्टी के सामान बनाता है। चाक की सहायता से मिट्टी के बर्तन, घड़े, सकोरे आदि भी उस काल में बनाए जाते थे। इसके अलावा चिकित्सा का व्यवसाय भी उस काल में काफ़ी उन्नत हो गया था। विभिन्न प्रकार के रोग जैसे कोढ़, पागलपन, गठिया, नेत्र रोग, सिर पीड़ा आदि के उपचार उस काल में विभिन्न जड़ी बूटियों, औषधियों के माध्यम से किए जाते थे। इसके अलावा हमें वाजस्नेयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण से और अनेक उद्योगों के बारे में जानकारी भी मिलती है, जिससे पता चलता है कि उस काल में छोटे छोटे कुटीर उद्योग बहुत सारे प्रसिद्ध हो गए थे और वो लोग इनमें अच्छी तरह से पारंगत थे। कुछ उदाहरणों के आधार पर विद्वानों ने ये भी अनुमान लगाया है कि उत्तर वैदिक काल में व्यावसायिक संगठन का भी विकास हो चुका था और ये जो व्यावसायिक संगठन होते थे वो अपने अपने व्यावसायिक हितों की सुरक्षा का कार्य करते थे। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, जो है व्यापार वाणिज्य। वैदिक काल में जो व्यापार था, विदेशी व्यापार और आंतरिक व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में थे। ये लोग
व्यापार वाणिज्य के लिए बड़ी बड़ी नौकाओं का प्रयोग करते थे। ठीक है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे वो सिर्फ नदियों के द्वारा आंतरिक व्यापार करते थे और उत्तर वैदिक काल में जाके इन्होंने जो विदेश व्यापार था उसका विकास किया। व्यापार के लिए लोग प्रारंभ में वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। गाय को मूल्य की इकाई मानकर विनिमय किया जाता था। बाद में आर्यों ने देखा कि व्यापार विस्तृत हो रहा है तो गाय एक उचित माध्यम नहीं है, तो उसके अलावा उन्होंने एक सरल और निश्चित एक माध्यम खोजने की कोशिश की और इसी का परिणाम था कि वो लोग निष्क का प्रयोग करते थे। जो निष्क था वो स्वर्ण की बनी हुई मुद्राएं होती थी। कुछ विद्वानों का मानना था कि ये सिर्फ आभूषण था, जबकि कुछ विद्वानों का मानना था कि इसका प्रयोग ये लोग व्यापार विनिमय के लिए भी करते थे। तो अनेक विद्वानों का ये भी मानना है कि ये दोनों काम में ही प्रयोग में लिया जाता था। इसके अलावा कृपल और पाद आदि का उल्लेख भी इसमें मिला है। ये सब मुद्राएं हैं जो व्यापार में इनके काम आती थी। तो हम देखते हैं कि उस काल में जो व्यापार वाणिज्य था वो काफ़ी अच्छे मात्रा में फैल गया था। इस युग में ऋण देने और लेने की प्रथा भी थी, परंतु किन शर्तों एवं ब्याज पर दिया जाता था इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। राज्य के कर पशु तथा धन दोनों में ही दिए जा सकते थे, परंतु राज्य इनका उपयोग किस प्रकार करता था इसकी भी हमें पर्याप्त जानकारी नहीं मिली है। वैदिक युग में आंतरिक व्यापार भी काफ़ी उन्नत था। बड़े बड़े नगरों के कई लोग नियमित रूप से वस्तुओं का क्रय विक्रय करते थे। ठीक है। तो हम देखते हैं कि उस काल में अर्थात वैदिक काल में जो आपका अर्थव्यवस्था थी वो एक सुव्यवस्थित रूप से चली आ रही थी। जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार होते हैं, चाहे वो कृषि हो, पशुपालन हो, उद्योग धंधे हो, व्यापार वाणिज्य हो, सब अपनी अपनी तरह से समृद्ध थे और वो लोग एक शांतिपूर्ण समृद्धशाली जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी के साथ अपना ये टॉपिक ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।